आवर्त सारणी क्लास 10 के लिए वीडियो बनाया जा रहा है। आज इस वीडियो में हम लोग आवर्त सारणी के बारे में पढ़ेंगे कि उसका आरंभ कैसे हुआ है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। हमारी जानकारी में 118 तत्व हैं, लेकिन इतने सारे तत्वों को अगर अलग अलग समझा जाए या पढ़ा जाए तो इतना याद रखना संभव नहीं है। तो अलग अलग वैज्ञानिकों ने बहुत से वर्गीकरण का प्रयास किया कि टेबल्स बनाए जाएं कि कैसे एक टेबल में एक तरह के तत्व आ जाएं। तो इनमें जो मुख्य भूमिका थी वो कुछ विशिष्ट वैज्ञानिकों की थी। सबसे पहले डोबेर्निया, फिर न्यूलैंड्स, मेंडेलीव और वैज्ञानिक मोजले। जो आधुनिक आवर्त सारणी का प्रयोग हम लोग करते हैं वो मुख्यतः बनाया गया था मेंडेलीव के ही द्वारा, लेकिन उसको थोड़ा सा संशोधन करके उसको हमारे एकदम मॉडर्न तरीके में यूज़ करने लायक बनाया गया है वैज्ञानिक मोजले के द्वारा। सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि डोबेर्नियर ने क्या कहा था। उन्होंने तीन तीन तत्वों के ग्रुप बनाए थे। किस तरह के ग्रुप? ऐसे ग्रुप कि जो सबसे पहला तत्व होगा और जो सबसे आखिर में तत्व होगा, उन दोनों के जो परमाणु भार हैं उनके औसत एकदम मध्य के परमाणु भार के बराबर होगा या लगभग बराबर होगा। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। तो लिथियम का परमाणु भार है 7, पोटेशियम का 39। इन दोनों का अगर एवरेज किया जाए तो देखो 23, मतलब बीचों बीच के साथ एकदम बराबर आ गया। ठीक उसी तरह से कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। कैल्शियम का 40, बेरियम का 137। इन दोनों का अगर हम लोग एवरेज करेंगे तो लगभग बीच वाले के साथ लगभग बराबर, क्योंकि 88.5 आ रहा है और स्ट्रोंशियम का 88 है। लेकिन ऐसा सभी तत्वों के साथ ऐसा ग्रुप बनाना संभव नहीं हुआ, इसीलिए इनका ये प्रयास उतना संभव नहीं रहा। इसके बाद न्यूलैंड का अष्टक नियम आता है। वैज्ञानिक न्यूलैंड ने तत्वों को संगीत के सुरों के हिसाब से, सरगम के हिसाब से सजाने का कोशिश किया। किस तरह से? सबसे पहले उन्होंने कहा कि जितने भी तत्व हैं उनको हम उनके बढ़ते परमाणु भार के क्रम में सजाएंगे। इस तरह से उस समय की जानकारी में निष्क्रिय गैस नहीं थे, तो हाइड्रोजन के बाद लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इस तरह के सभी तत्व थे। उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में सजाया गया था। मतलब जो हल्का है वो पहले, जो उससे भारी उसके बाद, इस तरह से सजाया गया था। सजाने के फलस्वरूप जो पहला और 8वां था वो एक जैसा था, और नंबर 2 और नंबर 9 वो दोनों एक जैसे, नंबर 3 और नंबर 10 एक जैसे, नंबर 4, नंबर 11 एक जैसे। मतलब प्रत्येक 8वां तत्व पहला और दूसरे के साथ 7 का अंतर, ये एक जैसे तत्व मिल रहे थे। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि संगीत के सुर, सरगम में देखो, सा रे गामा पाधा नी फिर सा, रे गामा पाधा नी फिर सा। मतलब इस तरह से जब जो 8वां सुर है वो पहले सुर के साथ बराबर, जो 9वां सुर है वो दूसरे सुर के साथ बराबर। इस तरह से उन्होंने एक प्रयास किया, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा सक्सेस या इसमें भी नहीं मिला। तो फिर एक दूसरा प्रयास किया गया और वो सबसे महत्वपूर्ण था, मेंडेलीव का आवर्त नियम। वैज्ञानिक मेंडेलीव ने ये कहा कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं। कहने का मतलब ये कि अगर हम लोग तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में सजाएंगे तो थोड़ी देर के बाद हम लोग देखेंगे कि वैसे ही एक ही जैसे गुण वाला तत्व मिला तो उसको हम लोग फिर नीचे वाले लाइन में बिठा देंगे। फिर उसके बाद वो क्रम बढ़ता जाएगा, बढ़ते बढ़ते फिर जब वैसे गुण वाला एक और तत्व मिलेगा तो फिर लाइन ब्रेक करके फिर उसको नीचे बिठा देंगे, और एक के बाद एक लाइंस नीचे नीचे आते जाएंगे। और इनसे जो टेबल बनेगा उस टेबल में ऊपर से नीचे आने वाले जितने तत्व हैं वो सब एक जैसे हैं। देखो
अगर हम लोग इस तरह से हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, इन सबको ऐसे सजाते रहें तो देखा जाएगा कि इस तरह से बनेगा। कैसे? सबसे पहले हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद देखा गया कि लिथियम बिल्कुल उसी तरह से है, इसीलिए लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन तक ये सिलसिला चलता गया। और उसके बाद फ्लोरीन के बाद जो Na, यहाँ पे ए नहीं दिख रहा है, नीचे है, Na मतलब सोडियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ये फिर चलता गया। फिर देखा गया क्लोरीन के बाद वाला जो तत्व था वो पोटेशियम, कैल्शियम, और फिर यहाँ पर एक तत्व की जानकारी नहीं थी, उसका गैप रख दिया गया। ऐसे करके सभी तत्वों को फिर सजाते गए और सजाने के फलस्वरूप देखा गया कि ऊपर से नीचे आने वाली कतारों के जो तत्व हैं उन सब के गुण एक जैसे हैं। पहले हम लोग जान लेते हैं कि इसमें आवर्त और वर्ग क्या थे। ये मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था जो उन्होंने उस समय बनाया था। उनके अनुसार बाएं से दाएं जाने वाले जो कतारें हैं उनको नाम दिया गया आवर्त, इंग्लिश में पीरियड्स, और ऊपर से नीचे आने वाली कतारों को नाम दिया गया वर्ग। एक वर्ग में सभी तत्व लगभग एक जैसे हुआ करते थे। ये मेंडलीव का संशोधित पीरियोडिक टेबल है। बाद में जब अन्य तत्वों की खोज हुई तो जहाँ जहाँ गैप्स थे, मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में जानबूझ के गैप्स रखे थे। उन्होंने कहा था कि यहाँ पर एक दूसरा तत्व होना चाहिए जिसकी जानकारी अभी हमें नहीं है, बाद में शायद पता चलेगा। तो उन्होंने बाद में गैप्स फिलअप किए गए और एक ज़ीरो वर्ग यहाँ पे डाल दिया गया। इसमें निष्क्रिय गैस थे। निष्क्रिय गैस मतलब वे तत्व जो किसी से रासायनिक प्रतिक्रिया करते ही नहीं हैं। और फिर लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स भी थे। नेक्स्ट, मेंडलीव के आवर्त सारणी में क्या दोष थे और क्यों एक नए टेबल की ज़रूरत पड़ी? उनके आवर्त सारणी में कहीं कहीं पर अधिक परमाणु भार वाला तत्व पहले आ जा रहा था। देखो यहाँ पर ये आर्गन और पोटेशियम, आर्गन जो है उसका 39.948 परमाणु भार है और पोटेशियम जो है उसका परमाणु भार है 39.102। तो यहाँ पर अधिक भार वाला पहले आ जा रहा है और कम भार वाला बाद में आ रहा है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। फिर एक और एग्जाम्पल देखो, ये एग्जाम्पल है कोबाल्ट और निकल का। कोबाल्ट 58.93 वो पहले आ जा रहा है, हालांकि ये भारी है। उसके बाद निकल 58.71 जो कि हल्का है, वो बाद में आ गया। तो इस तरह के कुछ कुछ दोष थे, इसलिए मेंडलीव के आवर्त सारणी को त्याग देना पड़ा। देखो दूसरा दोष, समस्थानिकों का कोई स्थान निश्चित नहीं था। अब समस्थानिक क्या होते हैं? ऐसे तत्व जिनके परमाणु जो भार है वो अलग अलग है लेकिन परमाणु संख्या सेम है। परमाणु संख्या मतलब होता है प्रोटॉन का संख्या। मान लेते हैं 1H1, 1H2, 1H3, प्रोटियम, डॉयटेरियम, ट्रिटियम। तो 1H1 में एक प्रोटॉन है और घूमने वाला एक इलेक्ट्रॉन है। डॉयटेरियम में एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन भी है, इसीलिए दोनों मिलाकर जो मात्रा संख्या है वो हो गई 2। ट्रिटियम में देखो एक प्रोटॉन है लेकिन मात्रा संख्या है 3 क्योंकि इसमें 2 न्यूट्रॉन हैं। न्यूट्रॉन्स की संख्या की विभिन्नता के कारण एक ही तत्व के अलग अलग परमाणु भार हो सकते हैं, तो उन्हें बोलते हैं परमाणु के समस्थानिक। तो जो समस्थानिक हैं उनको कहाँ रखा जाएगा पीरियोडिक टेबल में, इसके बारे में मेंडलीव कुछ नहीं बता पाए, क्योंकि अगर परमाणु भार के बढ़ते क्रम में सजाया जाए तो इन सब का तो परमाणु भार अलग अलग है। तो यहाँ पर भी इनका ये नियम फेल हुआ। उनका तीसरा दोष था कि असमान गुण वाले तत्वों को भी एक साथ रखा गया था। देखो यहाँ पर पोटेशियम और ये जो कॉपर है, ये दोनों को ग्रुप नंबर 1 में रखा गया है, लेकिन 1A और 1B है, हालांकि इनमें बहुत अंतर है। उसी तरह से कैल्शियम और जिंक, इनमें भी बहुत अंतर है, लेकिन इनको एक साथ रखा गया। हालांकि ये सब ग्रुप A और
सब ग्रुप बी, मतलब उपवर्ग ए उपवर्ग बी में थे ग्रुप नंबर 2 में ही, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि वो एक ही बॉक्स के अंदर आ रहे हैं, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि असमान तत्वों को एक जगह पे रखा गया है। इसके बाद इन दोषों से बचने के लिए एक नए आवर्त सारणी की आवश्यकता पड़ी, और जिसने पूरा किया वैज्ञानिक मोज़ले ने। और वो नियम क्या था और किस तरह से एक नया और आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण हुआ, ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।